निश्चय आईएएस में आपका स्वागत है। न्यूज़पेपर एनालिसिस क्लास में आज हम 28 मई 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पर डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करते हैं न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज से, पेज नंबर 6 के आर्टिकल से, जिसमें कि टिड्डियों के दल का भारत के पश्चिमी और उत्तरी राज्यों के ऊपर एक प्रकार से जो हमला है उसके बारे में एडिटोरियल आज द हिंदू ने प्रकाशित किया है। भारत के पश्चिमी राज्यों में लोकस्ट के यानी टिड्डी के दल के द्वारा एक प्रकार से जो टिड्डी के दलों का आगमन है वह भारत के समक्ष कई प्रकार के आपदाओं त्रासदियों का एक नया आयाम है, क्योंकि हम जानते हैं कि टिड्डियों के द्वारा जो आक्रमण है वह कृषि क्षेत्र को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है और जिसके कारण कि कृषि आपदा और खाद्य संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। तो यह एक प्रकार का आपदा के क्षेत्र में नया आयाम के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जब आपसे प्रश्न आए तो आप उसमें इस प्रकार के भी कृषि आपदाओं की चर्चा कर सकते हैं। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में टिड्डी दलों के आगमन से, काफ़ी संख्या में टिड्डी दलों के आगमन से एक प्रकार से कृषि आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। रेगिस्तानी टिड्डी जो होती है वो एक ऐसी प्रजाति होती है जो कि कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है और जिनका प्रकोप जो है वो कृषि क्षेत्र पर काफ़ी होता है। इन कीटों के आवधिक प्रकोप की निगरानी करना और उसे टैकल करना यह लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन LWO यानी कि टिड्डी चेतावनी संगठन जो कि जोधपुर में स्थित है, यह उसका कार्य है कि इस प्रकार के कीट पतंगों के द्वारा जो हानि हो सकती है, प्रकोप उनका हो सकता है, तो ये समय समय पर पीरियडिक प्रकोप इनका होता है, तो उसकी निगरानी करना और उसे टैकल करना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आने वाले लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन यानी टिड्डी चेतावनी संगठन का कार्य है। यह भारत सरकार का संगठन है जो कि कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह जोधपुर राजस्थान में स्थित है। आंकड़ों की अगर बात करें तो 1964 से 1997 के बीच में संपादकीय में बताया गया है कि 13 जो है वह टिड्डी अपसर्ज हुए, यानी टिड्डी जिस समय काफ़ी मात्रा में उनका आगमन हुआ, और 2010 के बाद वैसी कोई जो है व्यापक स्तर पर प्रजनन रिपोर्ट नहीं किया गया है। यानी 1997 तक 13 टिड्डियों का अपसर्ज यानी उनकी मात्रा में अत्यधिक वृद्धि, और 2010 के बाद से अभी तक एक व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पर उनके प्रजनन की जानकारी नहीं है। लेकिन एक बार अगर कोई बड़ा जो है आउटब्रेक स्टार्ट होता है टिड्डियों का, यानी अगर उनके प्रजनन में या उनके प्रकोप का एक बड़ा सिग्निफिकेंट आउटब्रेक स्टार्ट होता है तो यह लगभग 2 वर्षों तक टिकता है और उसके बाद फिर लगभग 8 वर्षों तक शांत रह जाता है। तो आप देखेंगे कि इसमें एक आवधिक पैटर्न है, एक पीरियोडिक पैटर्न है। एक बार अगर आउटब्रेक स्टार्ट होता है तो वह लगभग 2 वर्षों तक टिकता है और फिर 8 वर्षों तक वह शांत अवस्था में रहता है। खासकर जो ब्रीडिंग लोकस्ट हैं वो और ज़्यादा खेती को नुकसान पहुंचाते हैं। और अब जैसे देखें कि जो टिड्डियों की इतनी भारी मात्रा में प्रजनन है तो इसका कारण संपादकीय में एक अप्रत्यक्ष रूप से हिंद महासागर के बढ़ते तापमान को बताया गया है। कुछ मौसम विज्ञानियों का ऐसा मानना है, सब मेट्रोलॉजिस्ट्स का, कि इस प्रकार से जो इनडायरेक्ट फॉल आउट है और प्रत्यक्ष परिणाम टिड्डियों की प्रजनन में इतनी भारी संख्या में जो वृद्धि है, तो ऐसा कुछ मेट्रोलॉजिस्ट का मानना है कि यह हिंद महासागर के बढ़ते तापमान के कारण है। इंडियन ओशियन डायपोल, जिसमें हम जानते हैं कि पश्चिमी और पूर्वी हिंद महासागर में टेम्परेचर का, तापमान का अंतर रहता है, और उस अंतर के कारण जो है आप यह जानते हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र में और लिटोरल कंट्रीज में वर्षा की स्थिति पर खासकर प्रभाव पड़ता है। तो संपादकीय में आगे बताया गया है कि ईस्टर्न अफ्रीका में यानी कि पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में अच्छी बारिश होने के कारण वहां पर रेगिस्तानों में मॉइस्ट यानी नमी की स्थिति उत्पन्न हो गई। हम जैसा जानते हैं कि पिछले साल इस प्रकार का भय था, ऐसा अनुमान था कि मानसून जो है वह कम होगा। अल नीनो की संभावना बताई जा रही थी। अल नीनो जो एक भौगोलिक परिघटना है सेंट्रल पैसिफिक यानी कि केंद्रीय प्रशांत महासागर में, आपको पेरू इक्वाडोर के तट पर, जहां पर कि समुद्र का, महासागर का तापमान जो है वह सामान्य से अधिक हो जाता है, और एक प्रकार से जो विषुवतीय प्रशांत क्षेत्र है
प्रशांत महासागर का क्षेत्र, उसमें तापमान वृद्धि हो जाती है। तो एल नीनो के बारे में पिछले वर्ष जो है वह आशंका जताई जा रही थी, जबकि देखा गया कि मानसून नॉर्मल रहा और इंडियन ओशन डायपोल के कारण जो है, जैसे हमने अभी चर्चा की कि ईस्ट अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका के रेगिस्तानों में बारिश अच्छी हुई। अच्छी बारिश होने के कारण नमी की स्थिति हो गई और टिड्डियों का प्रजनन जो है वह काफ़ी मात्रा में हुआ। और एक तरीके से देखें तो कि जो रेन बियरिंग विंड्स हैं, यानी वैसी हवाएं जिनमें की आर्द्रता बहुत है, जिनमें की वर्षा, वैसी हवाएं जो कि वर्षा लाती हैं, तो उन हवाओं के भी कारण उनका जो ट्रांसपोर्ट है टिड्डियों का भारत के तरफ आगमन हो पाया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कोरोना वायरस के कारण जो है क्वारंटाइन और लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जिसमें कि आप देखेंगे कि अफ्रीका से भारत के रास्ते में पड़ने वाले देश जैसे इंडिया, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हमने ईरान की भी पिछले क्लास में बात की थी, कोऑर्डिनेशन की जो है ईरान से भी बात हो रही है कि टिड्डियों को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए। तो भारत त्रिपक्षीय स्तर पर भारत, पाकिस्तान, ईरान आपस में एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करने का, एक संयोजित पहल करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्वारंटाइन और लॉकडाउन की स्थिति में, अभी महामारी की स्थिति में क्षेत्र के देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज का भी संभावना कम हो जाती है और इसके कारण क्या हुआ कि कीटनाशकों का छिड़काव जो है उसको रोक देना पड़ा। एक तरीके से अभी देखें तो भारत के लिए कुछ राहत की बात यह है कि अभी यहाँ पर स्टैंडिंग क्रॉप जो है, भारत में जो खड़ी फसलें हैं वह सीमित हैं, यानी कम हैं। खड़ी फसलों की कटाई हो चुकी है। खड़ी फसल कहने का मतलब जो फसल खेत में हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि गेहूं की कटाई लगभग हो चुकी है और अभी मौजूदा रूप से खेत खलिहानों में खड़े फसल की मात्रा कम है, जिससे कि अगर टिड्डियों का आक्रमण भी होता है तो उससे खेती को नुकसान कम होगा। और लेकिन बात यह है कि अभी राजस्थान में अच्छे बारिश होने का पूर्वानुमान है, संपादकीय में कहा गया है। और जैसा हम अभी पहले हमने देखा कि अच्छे बारिश की स्थिति में उनका प्रजनन और तेज़ी से होता है और इसके कारण यह जो है लोकस्ट के ब्रीडिंग में, यानी टिड्डियों के प्रजनन में, खासकर बुआई के सीजन में, बुआई के समय जो है कंड्यूसिव कंडीशन, यानी कि फेवरेबल कंडीशन उत्पन्न करता है। अगर वर्षा की स्थिति अच्छी होगी तो टिड्डियों की संख्या में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, प्रजनन के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होता है। तो इसमें यह संपादकीय में बताया गया है कि वैश्विक तापमान वृद्धि का, ग्लोबल वार्मिंग का एक लेस हाईलाइटेड एस्पेक्ट, यानी एक कम ध्यान दिया जाने वाला पक्ष यह भी है कि एक प्रकार से आप देखें तो जो आपदाएं होती हैं उनके बीच में आपसी लिंक होता है। जो इस तरीके के डिस्पैरेट डिजास्टर्स हैं, डिस्पैरेट डिजास्टर्स का मतलब जो कि आपको एक तरीके से डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड नहीं दिखते, आपको आइसोलेटेड डिजास्टर्स के रूप में दिखते हैं, पृथक आपदाओं के रूप में दिखते हैं, लेकिन इनके बीच में एक जुड़ाव होता है। यह वैश्विक तापमान वृद्धि का एक अनछुआ पहलू है जिसके ऊपर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया, लेस हाईलाइटेड है। जैसे बाढ़ हो गए, महामारियां हो गई, या फिर कीट पतंगों का प्रकोप, हमला हो गया। तो इससे क्या होता है कि इन सभी आपदाओं की जो पोटेंसी है, यानी उनकी जो विनाशक हानिकारक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि पेंडेमिक का दौर है, महामारी का समय है और ऐसी स्थिति में कीटों के द्वारा किए गए हमले, यानी टिड्डी के दल इस केस में उनके द्वारा किए गए हमले से कितनी ज़्यादा जो है आपदा की जो क्षमता है नुकसान पहुंचाने की वो बढ़ जाती है। हमने अभी चर्चा की कि क्वारंटाइन के कारण, लॉकडाउन के कारण आवागमन, परिवहन बाधित है, देशों के बीच में भी आवागमन, ट्रांसपोर्टेशन बाधित है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय पहल हो सकते हैं ऐसी आपदाओं के नियंत्रण के लिए वह भी सीमित है। तो इसलिए संपादकीय में सुझाव दिया गया है कि किसी प्रकार के एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, यानी देशों के आपसी आरोप प्रत्यारोप से बचने का समय है और इसके साथ ऐसे जो है इक्विटेबल और धारणीय भविष्य के लिए नीतियों के निर्माण करने का समय है, वैसी नीतियों के ऊपर केंद्रित करने का समय है। यह आर्टिकल आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध से भी संबंधित है इसमें, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जब आप बात करेंगे प्रश्नों में इसको जरूर शामिल करें, क्योंकि इस प्रकार की जो आपदाएं हैं वह एक, जैसे आर्टिकल में भी बताया गया कि डिस्पैरेट डिजास्टर्स हैं, यानी कि पृथक रूप से होने वाली आपदाएं हैं और इसको जरूर अपने उत्तर में शामिल करें जहां पर क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात हो और जहां आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट के संबंध में प्रश्न पूछा जाए
तो आपदा प्रबंधन के भी क्षेत्र में इन प्रकार के भी आपदाओं की जरूर चर्चा करें जो कृषि क्षेत्र की आपदाएं हैं। इसके साथ ही आपको कृषि के क्षेत्र में आने वाली नई चुनौतियों के बारे में जब आपसे प्रश्न किया जाए या आने वाली वैसी चुनौतियां जो कि जिनके ऊपर कम ध्यान दिया जाता है, तो वैसे में आप टिड्डियों के द्वारा हमले को भी, आक्रमण को भी उल्लेखित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पेपर 2 और पेपर 3 सामान्य अध्ययन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और निबंध के टॉपिक के रूप में भी जहां आपसे कृषि के ऊपर और क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, पड़ोसी देशों के साथ सहयोग के संदर्भ में पूछा जाए तो आप इसको जरूर शामिल करें। टिड्डी चेतावनी संगठन के बारे में अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाए तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यह निगरानी रखता है इस प्रकार के कीटों के आक्रमण को। इसके साथ ही वर्षा का क्या संबंध होता है टिड्डियों के प्रजनन से। अभी जैसे हमने देखा कि अगर वर्षा की स्थिति अच्छी होती है तो टिड्डियों के प्रजनन की संभावना, उनका दर बढ़ जाता है। तो यह सब कुछ बिंदु हैं जो आपसे की प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से यह आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 6 पर ही एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल शिक्षा क्षेत्र से, माध्यमिक शिक्षा से खासकर जुड़ा हुआ है। एग्जामिनेशन रिफॉर्म यानी परीक्षा व्यवस्था में सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल है यह। आइए इसे देखते हैं। जहां पर हम पब्लिक एग्जाम्स की बात करते हैं, पब्लिक एग्जाम्स मतलब जो सरकारी परीक्षाएं होती हैं, सरकार के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं, तो इसमें जो बच्चे होते हैं खासकर स्कूली या बोर्ड परीक्षा में, उन्हें हम कैंडिडेट्स के रूप में ट्रीट करते हैं। उनके नाम रोल नंबर से रिप्लेस कर दिए जाते हैं। स्कूल, विद्यालय जो है वो परीक्षा केंद्र बन जाते हैं और शिक्षक जो है वो इन्विजिलेटर बन जाते हैं, यानी कि परीक्षक बन जाते हैं। तो एक तरीके से देखें कि जो पूरा स्कूल इकोसिस्टम के ऊपर इस आर्टिकल में ध्यान लाने का प्रयास किया गया है कि स्कूल और स्कूली व्यवस्था जो है वो एक सीखने का केंद्र है और एग्जाम के समय किस प्रकार से वह बच्चों को, छात्रों को कैंडिडेट के रूप में, अभ्यर्थी के रूप में, उनके नाम को एक रोल नंबर के रूप में, विद्यालयों को एग्जाम केंद्र के रूप में और शिक्षकों को इन्विजिलेटर्स के रूप में परिवर्तित कर देता है। यह ध्यान दें कि यह आर्टिकल जो है आलोचनात्मक है शिक्षा क्षेत्र और बोर्ड परीक्षा व्यवस्था को लेकर। तो इसमें से जो बिंदु आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे वह शिक्षा व्यवस्था के आलोचनात्मक टिप्पणी, परीक्षण, उसके आपको संदर्भ में ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इसमें एक आलोचनात्मक बिंदु यह कहा गया है कि जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनका शिक्षा से या लर्निंग से, एजुकेशन और लर्निंग से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है अभी जिस प्रकार की उनकी संरचना है। और ऐसे बोर्ड परीक्षाओं से जो मूल्य प्रोत्साहित किए जाते हैं, जो वैल्यूज इनकरेज किए जाते हैं, वह लगभग नकारात्मक होते हैं। तो जैसा मैंने कहा आलोचनात्मक आर्टिकल है, तो यहाँ पर आपको शिक्षा क्षेत्र में जो आलोचनात्मक प्रश्न होंगे स्कूली शिक्षा में, इन बिंदुओं को आप शामिल कर सकते हैं। तो वैसे नकारात्मक मूल्यों के बारे में चर्चा की गई है कि एक तो असफलता का भय, दूसरा जॉय जो होता है लर्निंग का, सीखने का आनंद, उसको सैक्रिफाइस करना पड़ता है बच्चों को क्योंकि वो अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए वो पढ़ते हैं, बोर्ड परीक्षा पास करने का प्रयास करते हैं और अधिकतम अंक लाने का प्रयास करते हैं। तो एक जो सीखने की प्रवृत्ति होती है, उसका आनंद होता है, वह सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इसके साथ सेल्फिश कॉम्पिटिटिवनेस यानी कि स्वार्थी प्रतिस्पर्धा, जिसमें एक दूसरे को पछाड़ने की भावना हो, पीछे करने की भावना हो। और दूसरा सबमिशन टू एन ओपेक सिस्टम, कहा गया है कि एक ओपेक सिस्टम है यानी कि अपारदर्शी प्रणाली है। तो यह सब इसमें जो है आलोचनाएं शिक्षा व्यवस्था की गई हैं। वार्षिक परीक्षा की अगर बात करें, लेख में बताया गया है कि वह एकेडमिक जो कैलेंडर होता है उसकी एक समाप्ति के रूप में, उसके एक अंतिम बिंदु के रूप में देखा जाता है। तो एकेडमिक कैलेंडर की समाप्ति यानी पूरे एकेडमिक एक्सरसाइज का जो अंतिम लक्ष्य है वह वार्षिक परीक्षा को बना दिया जाता है। आलोचना का अगला बिंदु यह है कि जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें बौद्धिक क्षमता का आकलन करने की व्यवस्था कम होती है, इंटेलेक्चुअल सब्सटेंस कम होता है और ज्यादातर जो है वह याद करके हल किए जाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें यह बताया गया है कि अगर इनका कोई रियल पर्पस इन परीक्षाओं का है तो वह है कि आगे जाने वाली कक्षाओं में कौन से छात्र जो है वह आगे जाएंगे और किन छात्रों को उन्हीं कक्षाओं में रहना पड़ेगा। यानी कि छात्रों के एक एलिमिनेशन के रूप में इन परीक्षाओं का महत्व होता है कि आगे जाने वाली कक्षाओं में किन छात्रों को भेजा जाएगा। और यह ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य कैसे पूरा किया जाता है, तो विद्यार्थियों को पास और फेल कैटेगरीज में यानी उत्तीर्ण और असफल, सफल और असफल वर्ग में विभाजित कर, और यह विभाजन जो कि उनके द्वारा प्राप्तांक के आधार पर
किया जाता है। तो एक प्रकार से बोर्ड परीक्षा के इसमें जो है आपको आलोचना के बिंदु इस आर्टिकल में दिए गए हैं। यह आर्टिकल मुख्यतः तमिलनाडु स्टेट बोर्ड के द्वारा तमिलनाडु जो राज्य बोर्ड है, राज्य शिक्षा बोर्ड है, उसके द्वारा मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन को आयोजित करने के निर्णय के ऊपर यह आर्टिकल जो है लिखा गया है। बताया गया है कि तमिलनाडु के ज़्यादातर जिलों में जो पास प्रतिशत होता है, उत्तीर्ण होने का प्रतिशत है 10वीं कक्षा में, वह लगभग 99% के आसपास है। यानी कि जब 99% बच्चे जो है वो पास कर जाते हैं, तो इस आर्टिकल के अनुसार वैसी स्थिति में यह मान लिया जाए कि सारे बच्चे जो हैं वो उत्तीर्ण हैं और उन्हें आगे कक्षा में भेज दिया जाए, और 10वीं जो कक्षा की परीक्षा, बोर्ड परीक्षा है, उसे वॉलेंट्री या ऐच्छिक बना दिया जाए। स्वेच्छा से अगर कैंडिडेट एग्जाम देना चाहते हैं तो वो दें, यह इसमें आर्टिकल में आगे बताया गया है। तो इस प्रकार से ये जो परीक्षाएं हैं वह दूसरे राज्यों में जो परीक्षा आयोजित करने का एक स्ट्रक्चरल पर्पस है, एक जो मतलब मूल जो लक्ष्य है जिसकी हमने अभी चर्चा की, मूल लक्ष्य क्या है, तो विद्यार्थियों का चयन करना कि अगली कक्षाओं में कौन विद्यार्थी जाएंगे और कौन नहीं जाएंगे पास फेल के आधार पर। तो जब 99% बच्चे उत्तीर्ण ही हो जा रहे हैं, तो और राज्यों में जो यह लक्ष्य है परीक्षा का पास फेल के रूप में विद्यार्थियों की पहचान करना, तो वह लक्ष्य भी पूरा नहीं होता, क्योंकि 99% बच्चे तो पास ही कर रहे हैं। इसके अलावा हम जैसे देखें कि खासकर क्या लक्ष्य होता है भारत के उत्तरी राज्यों में, कि परीक्षा से उत्तीर्ण या असफल कैंडिडेट्स की पहचान करना, क्योंकि उच्चतर माध्यमिक या +2 स्टेज पर शिक्षा अवसंरचना ढांचा का अभाव है, और वैसे अभाव की स्थिति में, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति में छात्रों को जो है छात्रों की संख्या को कम करना भी एक लक्ष्य जो है बोर्ड परीक्षा का होता है। परंतु जब 99% छात्र उत्तीर्ण हो जा रहे हैं, छात्र और छात्राएं जब उत्तीर्ण हो जा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में यह बोर्ड परीक्षा कराने का कोई महत्व नहीं रह जाता। यह आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है। लेखक ने बात की है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि 10वीं कक्षा के एग्जाम को वॉलेंट्री बना दिया जाए, जिसकी चर्चा भी हम लोग कर रहे थे कि 10वीं कक्षा की परीक्षा स्वैच्छिक बना दी जाए। यह जो सुझाव है यह आपको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 में दिया गया था, और इसका मेन ग्राउंड यही था कि 10th क्लास में ज़्यादातर बच्चे उत्तीर्ण हो जा रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में बच्चों को आगे कक्षा में प्रोन्नत करने के लिए, पहचान करने के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना अगर लक्ष्य है, तो वह अपने आप में एक त्रुटिपूर्ण लक्ष्य है। और आगे इस आर्टिकल में बताया गया है कि 10वीं कक्षा में जो प्राप्तांक होते हैं वह एक प्रकार से छात्रों को क्या आगे अध्ययन करना चाहिए, इसका जज कर पाने में कितना उनको एक जो है बौद्धिक आधार माना जा सकता है, इसके ऊपर मतलब यह एक प्रकार से अपने अपने विश्वास का विषय है। तात्पर्य यह है कि 10वीं कक्षा के मार्क्स के आधार पर हम बच्चों को, हम जैसे यह तय करते हैं कि आगे किसको क्या पढ़ना है, आगे जाके क्लास 11th में एडमिशन के लिए हम साइंस स्ट्रीम में, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में अलग अलग परसेंटेज का क्राइटेरिया रखते हैं, शर्त रखते हैं। तो वैसी स्थिति में क्लास 10th के मार्क्स के आधार पर बच्चों को आगे क्या पढ़ना है इसका निर्धारण करना, लेख में कहा गया है कि यह शायद एक मैटर ऑफ बिलीफ है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। दूसरा कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह काफ़ी ज़्यादा जो है मैकेनिकल होते हैं, बहुत यांत्रिक तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले भी लेख में जैसे हमने चर्चा की कि प्रश्नों के हिसाब से बताया गया है कि उनमें बौद्धिक क्षमता की जांच कर पाने की जो क्षमता होती है प्रश्नों में कम होती है। आगे कहते हैं लेखक कि यह शिक्षक का कार्य है कि विद्यार्थी हर तरीके के प्रश्नों के उत्तर दे पाने में सक्षम हो सके, यह शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए। परंतु शिक्षकों पर भी एक आलोचना का बिंदु लेख में शामिल किया गया है कि उनकी जो व्यावसायिक और उनकी बौद्धिक जो भूमिका होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, बहुत सीमित होती है। लेख में बताया गया है कि अगर उन्हें किसी प्रकार की वास्तविक स्वायत्तता पढ़ाने में और बच्चों की क्षमता के आकलन करने में होती, तो वह सरकारों को परीक्षा में प्राप्त अंक के बारे में ज़्यादा चिंता न करने के विषय में सुझाव देते और उन प्राप्त अंकों के आधार पर बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट स्ट्रीम्स में
वर्गीकृत करने का सुझाव जो है वह सरकारों को नहीं देते। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी आपदा का समय है, एक महामारी का समय है, तो लेख में भी बताया गया है कि महामारियां हमें सबक सिखाती हैं और किसी भी संकट के समय से जो गुजरने का अनुभव होता है वह एक प्रकार से सुधार की इच्छा को प्रेरित कर सकता है, सृजित कर सकता है। परंतु इसमें एक प्रकार से संशय भी व्यक्त किया गया है लेखक के द्वारा कि बोर्ड परीक्षा जैसे एक बहुत सुव्यवस्थित सुस्थापित प्रणाली को बदल पाना या उसमें सुधार ला पाना जो है वह थोड़ा सा कठिन है। तो इसलिए एक अच्छी शुरुआत यह हो सकती है कि हम यह जो है 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा का नाम बदलकर उसके लिए एक वैकल्पिक नाम सोचें। अभी जिसे हम स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट एग्जाम बोलते हैं, यानी क्लास 10th के परीक्षा के बाद एक जो पुराना नाम है कि वह इस चीज पर आधारित है कि बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, लेकिन अभी के समय में देखा जाता है कि कई ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो 10वीं कक्षा में जिस स्कूल में है तो 11वीं में भी उसी में रह जाते हैं। तो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट यह जो शब्दावली है इसको भी परिवर्तित करने का, बदलाव लाने का आवश्यकता है, जो आर्टिकल में सुझाव दिया गया है। जैसा कि अभी हमने बात की कि ज्यादातर जो है ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 10वीं कक्षा के अपने विद्यालय को छोड़ना नहीं चाहते। दूसरी इसमें एक जो है अच्छी बात यह बताई गई है कि व्यवस्था को शिक्षकों के ऊपर विश्वास करना शुरू करना होगा और एक ऐसे स्कूल आधारित, विद्यालय आधारित आकलन व्यवस्था को स्थापित करना होगा और वैसी व्यवस्था को पोषित करना होगा। तो एक प्रकार से इसमें जो है शिक्षकों को ज़्यादा स्वायत्तता, उनको ज़्यादा अधिकार और स्कूलों को और ज़्यादा आकलन करने में स्कूलों की भूमिका को बढ़ाने की बात की गई है। तो यह महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको स्कूली शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार से संबंधित है। दूसरा कि परीक्षा प्रणाली में कैसे सुधार करें, परीक्षा प्रणाली को और ज़्यादा बौद्धिक कैसे बनाएं, परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनसे वास्तविक रूप से बौद्धिक क्षमता का विद्यार्थियों का जांच कैसे हो। तो उन संबंध में बिंदुओं का आप उल्लेख अपने उत्तर में कर सकते हैं। पहली बात तो कि निबंध में कैसे हम स्कूली शिक्षा या शिक्षा को सुधार सकते हैं, वहां पर आप इन बिंदुओं को परीक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण से शामिल कर सकते हैं। उसके बाद जब हम बात करें कि जो सरकारों का एक अप्रोच होता है एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके, वो परीक्षा आधारित होता है, जैसा आलोचना इस आर्टिकल में कहा गया है। तो परीक्षा आधारित जो मानसिकता है शिक्षा व्यवस्था की, सरकारों की, उसमें बदलाव करने की बात लेख में कही गई है। आप सुझावों में अपने उत्तर में उस बिंदु को भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें आपको त्रुटियां बताई गई हैं बोर्ड परीक्षाओं की, तो बिंदुवार आप जहां आपसे पूछा जाए पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी में भी शिक्षा का रोल होता है तो वहां पर आप इसको शामिल कर सकते हैं। और आप इसको पेपर 2 में भी, सामान्य अध्ययन पेपर 2, जहां पर कि शिक्षा क्षेत्र से संबंधित, आपको मानव विकास से संबंधित, कौशल विकास से संबंधित जहां आपसे प्रश्न पूछे जाएं, आप वहां पर भी इन बिंदुओं का उल्लेख कर सकते हैं। तो यह आर्टिकल आपके लिए ज्यादातर निबंध और आपको सामान्य अध्ययन पेपर 1 और 2 के हिसाब से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 8 पर। इन्वेसिव मसल। इन्वेसिव मसल का तात्पर्य होता है आक्रामक संबुक। मसल जो है यह संबुक होता है, एक प्रकार की सीपी, कौड़ी कह सकते हैं इसको, तो जिसका कि केरला के आपको बैकवाटर्स में काफ़ी ज़्यादा संख्या में इनकी जो है तेजी से संख्या वृद्धि हो रही है, उसके बारे में यह आर्टिकल है। इसे समझने का प्रयास करते हैं कि इन्वेसिव मसल यानी कि आक्रामक जो है संबुक एक प्रकार की कौड़ी होती है जो कि मूलतः आपको दक्षिण एवं केंद्रीय अमेरिका तटों के आसपास की यह प्रजाति मूलतः है। यह भारत में केरला के बैकवाटर्स में, यानी कि जो पास के जल हैं जिन्हें हम दहाना भी कहते हैं, खाड़ी भी कहते हैं, तो वैसे बैकवाटर्स में यह तेजी से केरला में फैल रहा है। आपसे प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस प्रकार के जो आक्रामक संबुक हैं वह किस राज्य में तेजी से फैल रहे हैं, या अभी इन्हें हाल में करेंट जो है यह न्यूज में, यह समसामयिक समाचार में अभी क्यों थे, तो आप उस संदर्भ में इसे समझ सकते हैं। दूसरा कि यह जो इन्वेसिव मसल है यह स्थानीय और कौड़ियों और सीपियों की प्रजाति को रिप्लेस कर रहा है, और वैसी स्थिति में यह आपको जो सीपी मत्स्यन के ऊपर जिन मछुआरों की आजीविका जो है वह निर्भर करती है, तो वैसे मछुआरों के लिए यह एक थ्रेट के रूप में, चुनौती के रूप में सामने आ रहा है।
सीपी मत्स्यन एक अलग प्रकार का मत्स्यन है जिसका कि खाने के लिए भी वैसे सीपियों का इस्तेमाल किया जाता है, डेकोरेटिव पर्पस, सजावटी भी लक्ष्यों से उनका उपयोग किया जाता है। तो ऐसे सीपी मत्स्यन पर आधारित जो मछुआरे हैं उनकी आजीविका को भी यह थ्रेटेन करता है। इन्वेजिव मसल जिसका कि नाम है चारू मसल, चारू या मलयालम भाषा में इसका असल में जो बायोलॉजिकल नाम है वो माइटेला स्ट्रीगाटा है। तो आपसे माइटेला स्ट्रीगाटा के संबंध में प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मत्स्य क्षेत्र फिशरीज के संबंध में उत्तर लिखते हैं, आपको अगर पेपर 3 सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा में पूछा जाए तो आप उसमें मत्स्य क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अगर इस तरीके के बिंदुओं को शामिल करें तो उत्तर बहुत प्रभावकारी हो जाएगा, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा आपके उत्तर का। तो इस प्रकार से चारू मसल के चारू संबुकों के काफ़ी तेजी से जो वृद्धि हो रही है केरला में, तो इसका एक संभावित कारण जो है चक्रवात ओखी को बताया गया है। ओखी चक्रवात जो कि 2017 में इस क्षेत्र में आया था, इसमें बताई गई है, इसमें यह बात बताया गया आर्टिकल में कि चारू संबुक जो है वो केरला के कई दहानों में, खाड़ियों में काफ़ी तेजी से फैल रहा है, जिसमें कि अष्टमुडी लेक भी शामिल है। अष्टमुडी लेक केरला के कोल्लम जिले का एक रामसर साइट है। जैसा हम जानते हैं कि वेटलैंड जो है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर साइट के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो अष्टमुडी लेक, यह भी ध्यान रखें, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है, जो एक रामसर साइट है केरला के कोल्लम जिले में स्थित है। तो अष्टमुडी लेक में भी जो है चारू संबुक काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और एक प्रकार से यह वर्स्ट हिट है, यानी सबसे ज़्यादा जो है केरला में यह झील ही प्रभावित हुआ है। अगर हम चारू संबुकों की बात करें तो यह हरे एवं भूरे सीपियों से मिलता जुलता है, मेल खाता है, जिसे कि मलयालम भाषा में कल्लुम मेक्का कहते हैं, परंतु इसका आकार छोटा होता है। यह आप ध्यान रखें प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से कि जो चारू मसल है इसका आकार कम छोटा होता है और इसका रंग भी जो है वो काला भूरा और या तो बैगनी या गहरा हरा होता है। तो इसका कलर भी जो है वो आपको यहाँ की जो देसी देशज प्रजातियाँ हैं सीपियों की, कौड़ियों की, उससे अलग होती है। इसका रंग काला भूरा या फिर बैगनी से लेकर आपको गहरा हरा हो सकता है, जबकि यह देखने में आपको हरा या भूरा मसल यानी कि जो हरे और भूरे जो सीपी होते हैं जो कि देसी नस्लें हैं उससे मिलता जुलता है। जैसा हमने पहले भी बात किया कि माइटेला स्ट्रीगाटा यह क्लैम फिशरी को, क्लैम का मतलब सीपी, और जो सीपी मत्स्यन है एक प्रकार से बहुत आकर्षक क्षेत्र है। तो माइटेला स्ट्रीगाटा जो है यह वैसे सीपी मत्स्यन को जो है आउट कम्पीट कर सकता है, यानी कि उसकी क्षमता को कम कर सकता है, और यह एक ऐसी चुनौती है, एक ऐसी बड़ी समस्या है जिसे कि तत्काल रूप से एड्रेस करने की आवश्यकता है। हालांकि आर्टिकल में बताया गया है कि हालांकि यह जो छोटे आकार का सीपी है, संबुक है, यह खाद्योग्य है, यानी इसे खाया जा सकता है, परंतु जो इसका ओवरऑल आर्थिक जो नुकसान होगा और जैव विविधता पर इसका जो प्रभाव पड़ेगा वह कहीं अधिक होगा। तो यह आर्थिक रूप से भी नुकसानदेह है और जैव विविधता पर भी इसका काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ेगा। यह भारत कैसे आया, तो एक प्रकार से देखें तो भारत के तटों पर जो है यह जहाज़ों के पेंदे से सटकर, यानी शिप के जो हल्स होते हैं उनके जो पेंदे होते हैं उनसे सटकर, या फिर बैलास्ट वाटर डिस्चार्ज के कीट डिंबों के साथ या कीट डिंबों के रूप में यह भारत आया है। तो यह भी बिंदु आप प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से समझ सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि भारत में इसका आगमन कैसे हुआ। बैलास्ट वाटर कहते हैं जहाज़ों के द्वारा जो है जब वो यात्रा शुरू करते हैं पानी के जहाज, तो अपने अंदर उस जगह के समुद्र के पानी को अपने अंदर भरते हैं ताकि भार का नियंत्रण कर सकें, यानी समुद्र में जहाज़ों का जो वेट मैनेजमेंट है, जो भार का प्रबंधन है, वह बैलास्ट वाटर को पहले वह जो स्टोर करते हैं और अपने ऊपर भार के आधार पर, कार्गो के आधार पर उसे दूसरे जगह जहाँ पर भी उन्हें जाना है डेस्टिनेशन पे, तट पे जाके उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इसके कारण भी जो है वैसे वाटर के स्टोरेज से, बैलास्ट वाटर जिसको भिट्टी जल बोलते हैं, तो भिट्टी जल के भी स्टोरेज से और दूसरे डेस्टिनेशन पे जाके डिस्चार्ज कर देने से कीट डिंब के रूप में, लार्वा के रूप में जो ऐसे संबुक हैं, कौड़ियाँ हैं, सीपियाँ हैं, वह एक जगह से दूसरे जगह चली जाती हैं। तो भारत के भी केस में जहाज के पेंदे से सटकर या ऐसे बैलास्ट वाटर डिस्चार्ज, भिट्टी जल के डिस्चार्ज के कारण यह भारत
आए होंगे, इसकी संभावना है। तो आप जैसे देख सकते हैं इमेज में कि यह आपको चारू मसल का चित्र है, जो कि जैसा हमने अभी पहले भी बात की कि हल्का भूरा, काला और या तो यह गहरे हरे रंग का हो सकता है। तो इस प्रकार से इसमें आर्टिकल में बताया गया है कि बहुत अर्जेंट नीड है चारू मसल के यानी चारू संबुक के भारत के अन्य क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति को पहचान करने की, और यह भी जानना आवश्यक है कि इनके इंट्रोडक्शन का पाथवेज क्या था, यानी यह किस प्रकार से किसी नए जगह में आए, वहाँ की पारिस्थितिकी में कैसे शामिल हुए, तो इसकी पहचान करना अभी आवश्यक है। इसके साथ ही इन्वेजन बायोलॉजी यानी कि इस प्रकार के जो जीव जंतुओं के आक्रमण संबंधी जो जीव विज्ञान है, इन्वेजन बायोलॉजी है, उसके ऊपर भी अध्ययन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, और जो समुद्री जो आक्रामक प्रजातियां हैं उसके बारे में भी जागरूकता को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो यह महत्वपूर्ण आर्टिकल आपके सामान्य अध्ययन पेपर 3 से जुड़ा हुआ है, जहां पर कि आपको कृषि के क्षेत्र में, कृषि या कृषि अलाइड सेक्टर से, हम जानते हैं कि मत्स्य जो है, मत्स्य पालन एक प्रकार से अलाइड सेक्टर में कृषि से संबंधित क्षेत्र में आता है। तो वहां पर आप मत्स्य क्षेत्र में जहां पर भी आपसे प्रश्न पूछा जाए नए चुनौतियों की, तो वहां पर ऐसे आप आक्रामक संबुकों के पौड़ियों के बारे में चर्चा कर उत्तर दे सकते हैं, माइटेला स्ट्रिगाटा का उल्लेख कर सकते हैं। दूसरा, प्रारंभिक परीक्षा में जैसे हमने बात की अष्टमुडी झील के बारे में बात हुआ है, केरला में है, एक रामसर साइट है, और भारत में ऐसे संबुक कैसे आते हैं, तो वह प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, मुख्य परीक्षा में भी उत्तर में लिख सकते हैं। पर्यावरण कंजर्वेशन के भी बारे में जब हम बात करें, पर्यावरण संरक्षण के बारे में, तो जैसे हमने देखा कि यह आक्रामक प्रजाति है और यह स्थानीय जो कौड़ी सीपियों की प्रजाति होती है उसे रिप्लेस कर देती है, इसका जैव विविधता पर भी काफी व्यापक नुकसान पहुंचता है। तो पर्यावरण संरक्षण के भी क्षेत्र में जब आक्रामक प्रजातियों के बारे में बात हो, इन्वेसिव स्पेसीज के बारे में बात हो, तो आप इन बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं माइटेला स्ट्रिगाटा का जिक्र करते हुए। इसके अलावा जो सुझाव दिए गए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, और इस प्रकार के टेक्निकल सजेशन जो है आप जरूर शामिल करें कि भारत के दूसरे हिस्सों में ऐसे संबुकों की उपस्थिति का पहचान करना, और दूसरा कि पारिस्थितिकी तंत्र में उनके शामिल हो जाने के पाथवे को समझ पाना। इसके आगे इन्वेजन बायोलॉजी यानी कि जो और दूसरी जो बाहरी प्रजातियों से संबंधित जो जीव विज्ञान है उससे जुड़े हुए अध्ययन को बढ़ावा देना, और समुद्री प्रजातियों, जो समुद्री आक्रामक प्रजातियों हैं, उनके बारे में जागरूकता को बढ़ाना।